नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि टेक पे। आज हम लोग निमी के क्वेश्चन बैंक का चैप मॉड्यूल नंबर 3 वायर ज्वाइंट और सोल्डरिंग एंड अंडरग्राउंड केबल्स के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले सवाल की ओर। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य वाले तार से सुरक्षित किया जाए। मतलब बोल रहा है कि अगर रिवायरेबल फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे, अगर 32 एम्पियर रेटेड है तो उसकी वहन क्षमता कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, हमको पता होना चाहिए कि दो तरह के ये होते हैं, एक होता है कोर्स एक्सिस, एक होता है क्लोज एक्सिस। मतलब अधिकतम वहन क्षमता पूछे तो इसे हम 0.81 से गुना करते हैं, अधिकतर पूछे तो हम इसे करते हैं 0.81 से गुना करते हैं। अगर मैक्सिमम पूछता है तो 1.23, मतलब निकटतम। अधिकतम में पूछता है 0.81 से गुना करते हैं। तो यहाँ धारा वहन मतलब कितनी धारा वहन कर सकते हो, तो वो अधिकतम की बात कर रहा है। अगर निकटतम पूछेगा तो 1.23, तो अधिकतम धारा वहन करने की क्षमता पूछ रहा है, तो इसे 32 इंटू 0.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्स 25.92 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा सवाल कर रहा है कि एस डब्ल्यू जी से तार का आकार मापने की पारस क्या है। एस डब्ल्यू जी जिसे स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं। इसमें क्या होते हैं कि स्लॉट्स बने होते हैं, ये इस तरह का होता है, इसमें बीच बीच में इस तरह का स्लॉट बने होते हैं। ठीक है, इस तरह के स्लॉट बने होते हैं। उसमें जो हम कंडक्टर की जो तार है वो उसमें डालकर देखते हैं, तो इससे हमें पता चलती है कि इस कंडक्टर की मोटाई कितनी है। तो एस डब्ल्यू का जी जो होता है, उसका जो मापने की पारस होती है वो 0 से लेके 36 तक होती है। 0 से लेके 36, 0 1 2 3 4। जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ेगा इसका मतलब उसका क्या होगा, व्यास घटेगा। और नंबर घटेगा उसका व्यास बढ़ेगा। कहने का मतलब है, अगर कोई एक 1 एस डब्ल्यू जी का वायर है और कोई 4 एस डब्ल्यू जी का वायर है, तो 4 एस डब्ल्यू जी की वायर पतली होगी। वन वायर जो 1 एस डब्ल्यू जी वायर होगी वो मोटी होगी। ठीक है, मतलब जितनी उसकी नंबर बढ़ते चले जाएंगे, उस तार का व्यास उतना कम होता जाएगा। जितना नंबर कम होगा उस तार की मोटाई उतनी अधिक होती चली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। बोल रहा है कि इस तार के जोड़ का क्या नाम है। तो ये जो तार हमारा है ये नॉटेड टैप ज्वाइंट है। ये कौन सा तार है, नॉटेड टैप ज्वाइंट। ये जो एरियल टैप ज्वाइंट होता है वो किस इस तरह का बना होता है। मैं कोशिश करता हूँ आपको फिगर से समझाने की, ताकि मैं थोड़ा आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ये होता है कुछ इस तरह की, इसमें एक बेयर कंडक्टर के ऊपर इसे लपेटा जाता है और यहाँ से ऐसे यहाँ से इसे ऐसे करेंगे। अ, ऐसा कुछ इस तरह का होता है। कौन सा, नॉटेड एरियल टैप जॉइंट। ये वाला जो हमारा फिगर है किसका है, एरियल टैप जॉइंट का। अब है तीसरा में डुप्लेक्स। ये इस तरह का फोर वे होता है। एक ये वायर है, मान लो ये वाला, एक यहाँ से वायर है इस तरह से और इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, एक तार ऊपर की ओर यहाँ से लपेट दिया जाता है, एक नीचे से इस तरह से लपेटा जाता है। इस पे ऐसे 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 दोनों तार, मतलब ये फोर वे होता है। ये होता है डुप्लेक्स टाइप। डुप्लेक्स टाइप में साइड से, किसी एक साइड से, चाहे तो आप इस साइड से बैंड तार लपेटना शुरू करो या इधर से, यहाँ से दोनों तार एक साथ लपेटना शुरू करते हैं। एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर जाती है। और जो डबल क्रॉस है, तो डबल जो ये हमारा चौथा ऑप्शन है डबल क्रॉस, इसमें क्या करते हैं, डबल क्रॉस में कोई मान लो ये कंडक्टर है, यहाँ अगर ये ज्वाइंट बनाया जा रहा है तो एक तार को इधर से ऐसे लपेटा जाएगा और एक नीचे से जो तार आएगी इसको ऐसे लपेटा जाएगा। ये भी फोर वे होता है, मगर जो डबल क्रॉस है उसमें बीच से दोनों, एक ऊपर वाली तार और नीचे वाले, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसे किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चारों ज्वाइंट्स। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है गैल्वेनीकृत मतलब जी आई, किसकी बात कर रहा है, जी आई वायर। जी आई लोहे के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है।
जी गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके लिए कौन सा फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें अम्ल की मात्रा 10% होती है और जल की मात्रा 90% होती है। ठीक है। जो रेजिन का इस्तेमाल, पहला ऑप्शन जो हमारा है रेजिन, इसका इस्तेमाल विद्युत चालकों को जोड़ने के लिए करते हैं। रेजिन का इस्तेमाल किसके करते हैं? विद्युत चालक को जोड़ने के लिए। और जिंक क्लोराइड का कहाँ करते हैं? ये स्टील में करते हैं। कहाँ करते हैं? स्टील में। साल अमोनियम का कहाँ करते हैं? ये भी स्टील में करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग करता है? जैसे देखिए, मात्रा उत्पादन करने का मतलब जो हमारे इंडस्ट्रियल में जो हमारे जो ये किट बनाए जाते हैं, उसमें हम लोग कौन सा सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें हम लोग करते हैं डीप सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डीप सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा है सोल्डरिंग विद फ्रेम, मतलब ब्रेजिंग। ब्रेजिंग करने के काम आता है। ब्रेजिंग करने के काम आता है। ये गाड़ी के वाहनों में सोल्डरिंग करने के काम आता है। सोल्डरिंग आयरन के साथ आयरन, समान इलेक्ट्रिकल कार्यों में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ भी सोल्डरिंग, ये चिप मतलब चिप वगैरह या सेमीकंडक्टर जो हमारे कार्ड पे लगे रहते हैं उस पे यूज, मतलब कार्ड के ऊपर ये अधिक काम में लिया जाता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल, छठा सवाल पूछ रहा है। ये देखिए, ये जो हमारा फिगर है वो अंडरग्राउंड केबल का फिगर है। तो पहले हम इसके सारे पार्ट्स के नाम लिख लेते हैं। ये वाला जो दिख रहा है वो हमारा क्या है? चालक है, जिसे हम कंडक्टर भी बोलते हैं। ये क्या है? इसके ऊपर है पेपर इंसुलेशन या इंसुलेशन, आप जो भी याद रखना चाहें। पेपर इंसुलेशन, इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन है ये। उसके बाद ये जो हमारा है क्या है? लेड सीथेड, लेड सीथेड। और जो हमारा एक्स से भाग इंगित किया गया है, ये क्या है? वेडिंग। ये क्या है हमारा? वेडिंग। ठीक है। बेडिंग के बाद आता है हमारा कौन सा? आर्मरिंग। जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है? आर्मरिंग। ठीक है। और ये वाला कौन सा है हमारा? सर्विंग। क्या है? सर्विंग। चलिए, इसका एक ट्रिक भी है, सिम्बा, CIMBAS, सिम्बा। सी से हमारा हो गया कंडक्टर, जिसे चालक भी कहते हैं। आई से हो गया इंसुलेशन। ठीक है। एम से हो गया मेटालिक सीट, या जिसे हम लेड सीटेड भी बोलते हैं। ठीक है। और बी से हो गया वेडिंग। ए से हो गया आर्मरिंग। ये देखिए, ये ट्रिक याद कर लीजिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ए से हो गया सर्विंग। तो ये इसके 6 हिस्से होते हैं। मैंने आपके 6 हिस्से के नाम लिखवा दिए। इसमें से जो होती है ये सी, एम और ये तीनों कौन सा है? ये मेटालिक भाग है। ये मेटालिक भाग है, सी, एम और ए। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है ये जो एक्स से इंगित किया गया है वो कौन सा भाग है? तो ये हमारा कौन सा है? वेडिंग। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है XLP। पहली बात तो जो एक्स का मतलब होता है वो क्रॉस होता है। एक्स का मतलब होता है क्रॉस। ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन। अब लाइन पॉलीइथिलीन होता है कि लिंक्ड? तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां सवाल कह रहा है भूमिगत केबलों में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? तो पहला ऑप्शन है केबल में नमी से बचाता है। तो केबल में नमी से बचाता है हमारा कौन? लेड सीथेड। कौन बचाता है? लेड सीथेड। ठीक है। दूसरा कहता है केबल को यांत्रिक सुरक्षा। तो केबल को यांत्रिक सुरक्षा कौन प्रदान करता है? आर्मरिंग। केबल को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? आर्मरिंग। धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, तो ये काम करता है कौन सा? वेडिंग। ठीक है। प्रोटेक्ट आर्मरिंग फॉर ऑटोथर्मिक कंडीशन, कहने का मतलब है आर्मरिंग को वायुमंडल
से बचाना। तो हमारा जो काम, ये हमारा सर्विंग परत पूछा, तो सर्विंग परत क्या करता है, वायुमंडल से आर्मरिंग को बचाता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है भू दोष, कहीं भी इसमें हमें ग्राउंड का ये नहीं दिख रहा है। लघु पतन दोष, देखिए यहाँ पे ये कंडक्टर क्या है, आपस में शॉर्ट दिख रहा है, तो ये कौन सा दोष है, लघु मतलब लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट दोष है। अगर कहीं से ये फील्ड ओपन हो रहता है, ये तार यहाँ से खुला रहता है या कहीं से खुला रहता है, तो वो होता ओपन सर्किट दोष। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां सवाल हमारा क्या है, उत्पादित संयंत्रों में किस प्रकार के केबल बिछाने की विधि को प्रयोग किया। जैसे देखिए उपयोग मतलब हमारे उत्पादन संयंत्रों या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में क्या होता है कि जो केबल ट्रे होता है उसे हवा में बिछाया जाता है, उसके अंदर तारों को डाला जाता है। तो हवा में रेक कहाँ किया जाता है, हवा में रेक। ठीक है, इसका उपयोग सुरंगों में भी, जैसे मेट्रो के कभी सुरंग में घुसेगा तो देखिएगा दीवार के ऊपर इसमें हवा में रेक बनाकर उसमें तारों को बिछाया जाता है। चलिए अगला सवाल 11 नंबर कह रहा है कि तांबे के परमाणु आबंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कॉपर का पहले परमाणु संख्या कितना होता है, 29। तो पहले कक्षा में कितना होगा, 2, तीसरे में दूसरे में 8, फिर 18, फिर बचा 1। ठीक है, तो इसमें कितना हुआ टोटल 28। जो हमारा क्या पूछ रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितना होता है भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बचा कितना, 1। तो हमारा परमाणु के, तांबे के परमाणु के आवर्त के चक्र में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। तो नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव कहलाता है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट, गैस आयनीकरण प्रभाव। ये जो हमारा उष्मीय प्रभाव है वो किस में होता है, उद्दीप्त लैंप में होता है। उद्दीप्त लैंप में कौन सा प्रभाव होता है, उष्मीय प्रभाव। रासायनिक प्रभाव किसी बल्ब में नहीं होता है, रासायनिक प्रभाव भी किसी में नहीं होता है। गैस आयनीकरण प्रभाव नियोन लैंप में भी होता है, आप फ्लोरेसेंट ट्यूब देखते हैं उसमें भी होता है, हाइलोजन देखते हैं उसमें भी होता है। ठीक है, गैस आयनीकरण प्रभाव कहाँ कहाँ होता है, हाइलोजन में होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में होता है, नियोन लैंप में भी होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो कुचालक प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध, यहाँ देखिए कुचालक प्रतिरोध का मतलब में तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का बात कर रहा है। कुचालक प्रतिरोध को हमेशा किस में नापते हैं, मेगा ओम में। अगर सिर्फ पूछा जाता है कि प्रतिरोध किस में नापते हैं तो ओम में। ठीक है, अगर सिर्फ पूछता रेजिस्टेंस किस में मापते हैं तो ओम में, मगर पूछा है कुचालक प्रतिरोध किस में मापते हैं तो मेगा ओम में नापते हैं। ठीक है, मेगा ओम का मतलब 10⁻6। ठीक है, बोल रहा है कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा को संभाल सकता है। तो जो हमारा रिवायरेबल फ्यूज है ये सबसे ज्यादा धारा यूज मतलब ये क्या करता है, धारा संरक्षण करता है। कौन सी विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है, तो रिवायरेबल फ्यूज। जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है वो कौन सा फ्यूज होता है, ये कार्टिज में हम जो फ्यूज है वो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कम धारा के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। एचआरसी फ्यूज ये भी उच्च धारा के लिए होता है, उच्च धारा में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के ज्वाइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ओवरहेड लाइन है उसमें हम लोग वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो बेयर कंडक्टर होते हैं, मान लो ये एक इधर से आया, एक यहाँ से, ये बेयर कंडक्टर ये वाला ऐसे लगा हुआ है, इधर से ये लंबाई बढ़ाने तो इसको इधर की ओर यहीं से लपेट दिया जाता है और इस वाले को फिर यहाँ से लपेट दिया जाता है। तो ये होता है हमारा वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, ये लंबाई को बढ़ाने के काम में आता है। ब्रिटानिया टी ज्वाइंट है जो मेन लाइन से ये सब्स्टिट्यूट लाइन बनाने के लिए ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर। करा ये एल्युमिनियम चालकों में सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग प्लग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु कैरोलाइट,
कैरोलाइट प्रकार के सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो सोल्डर होता है वो किस चीज का बना होता है? इसमें जो सोल्डर होता है वो एल्का पी किसका रहता है बना हुआ? एल्का पी का बना हुआ रहता है, ठीक है। इसमें जो सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं एल्का पी का, सोल्डरिंग का जो इस्तेमाल करते हैं वो कैरोलाइट का करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर पिघले हुए शोल्डर को बार बार अगर पिघलाएंगे तो उसमें से टीन का भाग कम हो जाएगा। उसमें से कौन सा भाग कम हो जाएगा? टीन का भाग कम हो जाएगा, ठीक है। अगर शोल्डर को हम बार बार पिघलाएंगे तो कौन सा भाग कम हो जाएगा? टीन का भाग, ठीक है। अगला सवाल अगला सवाल पूछ रहा है केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? वोल्टेज पाथ बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वोल्टेज ड्रॉप घटेगा? बिल्कुल नहीं। कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा? नहीं। कुचालक प्रतिरोध घटेगा? बिल्कुल। अगर अधिक ज्यादा देर तक मतलब उसमें अधिक करंट प्रवाह किया जाए, एक्सेस करंट को प्रवाहित किया जाए तो क्या होता है? हमारा तार गर्म हो जाता है, जिसके वजह से हमारा जो इंसुलेशन है वो गर्म होकर टूटने लगता है, ठीक है। तो कुचालक प्रतिरोध क्या होगा? इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घटने लगेगा। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र हेतु? तो संकीर्ण क्षेत्र हेतु हमारा डक्ट पाइप। संकीर्ण क्षेत्र हेतु कौन सा? डक्ट पाइप। और हवा में रेक किस में बताएं? इंडस्ट्री उत्पादन संयंत्रों में, उत्पादन संयंत्रों में भी करते हैं, ठीक है। उत्पादन संयंत्रों में, सुरंगों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल इसमें पूछ रहा है कि एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। मैंने इसे अभी पूरा इसका ट्रिक बताया था। तो पहला ये वाला हम बस ये शॉर्टकट में लिखता हूँ, सिम्बा सी। सी हमारा ये हो गया, आई हमारा ये हो गया, एम हमारा ये हो गया, ठीक है। एम हमारा ये हो गया, फिर बी ये हो गया हमारा सिम्बास, ए ये हो गया और एस ये हो गया। सी का मतलब हो गया कंडक्टर, आई का मतलब हो गया इंसुलेशन और एम का मतलब हो गया मेटालिक शीट, जिसे लेड शीथेड भी कहते हैं। तो हमारा देखिए लेड शीथेड किस में है। तो ये वाला ट्रिक आपको याद रखना सिम्बास, ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। हमारा एक्स वाला पूछा है तो ये कौन सा हिस्सा को दिखा रहा है? लेड शीथेड, जिसको मेटालिक शीट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये तो सेम टू सेम वही वाला फिगर आ गया जो पीछे पूछा गया, इसमें कौन सा दोष है? तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपस में दोनों कनेक्टेड हैं, तो ये कौन सा दोष है? भू परिपथ दोष, मतलब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भूमिगत केबलों में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? तो बेडिंग, जो हमारा बेडिंग है वो धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। ये मैंने पहले वाले में भी ऑप्शन में ये मैंने लिखवाया था कि जो धात्विक कवच को क्षरण से कौन बचाता है? बेडिंग, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करते समय स्टैंड में क्यों रखा जाना चाहिए? सोल्डरिंग आयरन को अगर उपयोग नहीं कर रहे हैं तो स्टैंड में क्यों रखा जाना चाहिए? देखिए अगर सोल्डरिंग आप कर रहे हो, अगर उसका यूज नहीं है तो उसको प्रॉपर उसके स्टैंड में रखो। वरना क्या होता है कि आप काम करते समय अपने हाथों को जला लेते हैं, हाथ को जला लेते हैं, कभी कभी अपना इंस्ट्रूमेंट ही जला लेते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने पर उसे स्टैंड में ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 कर रहा है जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तार को ज्वाइंट लगाया जाता है? तो जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार, तो राइट टेल ज्वाइंट, जो हमारा जंक्शन होते हैं, मान लो ये हमारा जंक्शन है, यहाँ पे इधर से तार है, इधर से तार है, तो यहाँ पे हम कौन सा ज्वाइंट लगाते हैं? राइट टेल ज्वाइंट लगाते हैं। ज्यादातर हम लोग कौन सा ज्वाइंट लगाते हैं? राइट टेल ज्वाइंट, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस जोड़ का नाम क्या है? तो इस जोड़ का नाम है मैरिड ज्वाइंट। देखो दो लोग हैं आपस यहाँ पे जुड़े हुए हैं,
मैरिड हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मैरिड ज्वाइंट। ये भी तार, ये जो ज्वाइंट है ना, तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट भी मैंने बताया, ये हाई टेंशन लाइनों में भी टाइनट जॉइंट बोलते हैं, जो हमारा ये क्या कहता है, स्टेशन सब मेन स्टेशन से सब स्टेशन पे लूप मारने के लिए, या हाई टेंशन जो लाइन जा रही है उससे लूप मारने के लिए आती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बिटाइनेट टी जोड़ का उपयोग कहाँ करते हैं, सिरोपरि लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु। सिरोपरि लाइनों से सेवा का जुड़ाव हेतु जो ओवरहेड लाइन जा रही है, सेवा को जुड़ाव के लिए हम लोग कौन सा ज्वाइंट करते हैं, बिटाइनिया टी ज्वाइंट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला सवाल बोल रहा है, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं। तो डीप सोल्डरिंग, तो मैंने इसे बताया था, डीप सोल्डरिंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, उद्योग वगैरह में, उद्योग में, है ना, उद्योग में, औद्योगिक कार्यों में, जहाँ पीवीसी वगैरह करते हैं, पीवीसी को करते हैं, वहाँ डीप सोल्डरिंग। ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सर्विसिंग और रिपेयरिंग, तो हाँ सवाल, हाँ यही सही है, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, जो हम लोग जिसे हम ब्रेजिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेजिंग, ठीक है। तो ज्वाला के साथ सोल्डरिंग ये हमारा सही ऑप्शन है। सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, ये तो हम नॉर्मल विद्युत के, के नॉर्मल कार्यों के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना, विद्युत का मतलब जॉइंट्स के लिए करते हैं, जो सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन, हाँ। तो ये हमारा जो दूसरा ऑप्शन सही है, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्यों के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि, तो सोल्डरिंग विथ ए फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग का काम करते हैं। चलिए अगले सवाल को चलते हैं, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। तो पीवीसी में छोटे छोटे भागों को सोल्डरिंग करने के लिए क्या करते हैं, डीप सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं। पीवीसी के छोटे छोटे भागों को सोल्डरिंग करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं, डीप सोल्डरिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए बोल रहा है ये वाला भाग कौन सा है, ये वाला भाग को बताना है। तो मैं फिर से वही चीज बोलूंगा, इसे हम कहेंगे सी। यहाँ पे मैं थोड़ा देखता हूँ कलर बदलने से कुछ, ये हमारा कौन सा है, सिम्बास, ये दिख नहीं रहा है थोड़ा इस पे, ये वाला है क्या, सी। फिर हो जाएगा सी आई, ये हो गया इंसुलेशन। फिर ये हो गया एम, सिम बास, नहीं ये वाला है एम, मेटालिक शीट, जिसे लेड सीथेड भी कहते हैं। तो ये एक्स से जो भाग इंगित है वो क्या है, लेड सीथेड, ठीक है। ये क्या है हमारा, लेड सीथेड है। सिम बास, बी से फिर क्या हो जाएगा, बेडिंग, ए से, और सिम बास, ए से क्या होगा, आर्मरिंग, एस से क्या हो जाएगा, सर्विंग। सबसे ऊपरी परत को सर्विंग कहते हैं, ठीक है। सबसे अंदर क्या रहता है, कंडक्टर। तो ये ट्रिक याद रखना है, सी आई एम बी ए एस, सिम्बास। सी से क्या हो गया, चालक। आई से क्या हो गया, इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन बोलिए। एम से क्या होता है, लेड सीटेड। बी से क्या हो गया, वेडिंग। ए से क्या हो गया, आर मरिंग। एस से क्या हो गया, सर्विंग। ये 6 चीज है जो आपको ये अंडरग्राउंड केबल में हमेशा याद रखना है, सिम्बास इसी तरह से। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबलों में गर्म यौगिक के रूप में भरा जाता है। तो भूमिगत केबलों के में गर्म रूप मतलब गर्म यौगिक को भरा जाता है, उसका नाम क्या है, बिटुमिनस कंपाउंड। क्या है नाम, बिटुमिनस कंपाउंड। जो पॉली अमोनिया हाइनर है, इसको हम लोग क्यों डालते हैं, मजबूती के लिए। इसको क्यों डालते हैं, मजबूती के लिए क्या डाला जाता है, पोलीमीन, पॉली अमीन हाइनर, ठीक है। और हमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत गर्म यौगिक की तरह कौन सा डाला जाता है, बिटुमिनस कंपाउंड, ठीक है। कास्ट रेजिन कंपाउंड का उपयोग किया जाता है तारों को जोड़ने के लिए। कास्ट रेजिन कंपाउंड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तारों को जोड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि भूमिगत केबल में बेडिंग का उद्देश्य क्या है। मैंने इससे पहले भी बताया है, भूमिगत केबल में बेडिंग का उद्देश्य क्या है, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। पहला ऑप्शन क्या है, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना। तो केबल से यांत्रिक क्षति से कौन बचाएगा भाई, आर्मरिंग बचाएगा, ठीक है। केबल को नमी एवं गैस से बचाना, तो ये कौन बचाएगा, तो लेड सीथेड बचाएगा, ठीक है।
अगला आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, तो ये सबसे ऊपर रहता है हमारा सर्विंग। तो ये काम किसका है? सर्विंग का। चलिए, इसी तरह से आप हर एक ऑप्शन को करते चलेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। भूमिगत केबल में के किस प्रकार के दोष को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो इसमें हम लोग करते हैं लूप टेस्ट। लूप टेस्ट भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक मुर्रे टेस्ट होता है, एक होता है बर्ले टेस्ट। मुरले और बर्ले टेस्ट, ये दो टेस्ट किए जाते हैं अंडरग्राउंड केबल को, भूमि के दोष मतलब अंडरग्राउंड केबल के दोष को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ज्ञात करने के लिए। अगले सवाल, यदि एक हुए यदि एक हुए चालक को 7 वायु 1.40 से इंगित किया जाता है, तो 1.40 क्या है? तो पहले ये 7 हमारा क्या है? तो 7 है जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर है, ठीक है। और 1.40 क्या है? 1.40 हमारा क्या है? डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, मतलब हर एक कंडक्टर की मोटाई मोटाई क्या है? डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, ठीक है। हर एक कंडक्टर की क्या इकाई, मतलब प्रत्येक चालक का व्यास क्या है, उसके बारे में ये बता रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर। क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर। 7 हमारा किस चीज को दिखा रहा है? नंबर ऑफ कंडक्टर्स। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एल्युमिनियम चालक की चालकता क्या होती है? देखिए, ऐसा कुछ कहीं दिया हुआ नहीं है कि कितनी होती है। यहाँ पे नेमी ने इसे 35 महो प्रति मीटर माना है। ऐसे एल्युमिनियम का जो ये होता है रेजिस्टिविटी, एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी होता है 2.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। पर ये 35 महो प्रति मीटर क्यों दिया है मुझे पता नहीं। ये निमी में यही आंसर सही माना हुआ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा केवल केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए मैंने अभी बताया था कि कोर्स, देखिए यहाँ पे ये देखिए कोर्स एक्सिस लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है? कोर्स एक्सिस, जो हमारे सबसे पहले सवाल में ही आया था। ये हमारा क्या है? कोर्स एक्सिस। अगर किसी धारा जो वहां पे 32 एम्पियर दिया हुआ था, तो उसको हम मल्टीप्लाई कैसे? 0.81 से। तो अगर कोर्स एक्सिस मतलब अधिकतम अतिरिक्त धारा निकालने की बात हो, तो हमें उसे 0.81 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। अगला सवाल, भूमिगत केबल में उद्देश्यहीन चालक का आकार एवं फेज चालक की तुलना में क्या होता है? तो जो कहने का मतलब है कि 3 फेज वायर है और एक जो न्यूट्रल वायर है, वो उसकी साइज में क्या होती है? तो जो हमारा जो फेज वायर है, उसकी तुलना में न्यूट्रल वायर क्या होता है? उसका आधा होता है। मगर अनबैलेंस कंडीशन में वो क्या होता है? समान होता है। अगर पूछता कि यहाँ पे अनबैलेंस कंडीशन में कैसा होता है, तो फेज तार के बराबर होता है। ये पूछ रहा है इस औजार का नाम क्या है? ये औजार हमारा क्या है? क्रिम्पिंग टूल्स है। क्रिम्पिंग टूल्स जैसे तारों के ऊपर लग्स लगाना, ये सब काम लग्स है, यू टाइप, ओ टाइप, आई टाइप का जो लग्स होते हैं, वो लगाने के लिए क्रिम्पिंग टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और पूछ रहा है ये अगला सवाल हमारा, माइक्रोमीटर का पाठ्यक्रम क्या है? देखिए यहाँ पे 0 है, 0.5 है, 1 है, 1.5, 3, 3.5, 4, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये 4.5 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो निकाला जाता है, इसमें लिखा जाता है मुख्य स्केल प्लस 0.01 गुना थिम्बल का मान। ये हमारा क्या है? थिम्बल। ये क्या है हमारा? थिम्बल का मान, ठीक है। तो मुख्य स्केल पर पहले तो दिख रहा है हमें 4, और ये प्लस 0.5, ठीक, ये जो हमारा यहाँ पे 5 है, ठीक है, प्लस 0.01 इंटू थिम्बल पे हमें कितना दिख रहा है? ये 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा हमारा 4.55 mm, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य स्केल। ये हमारा क्या है? मुख्य स्केल, ठीक है, मुख्य स्केल। ये हमारा क्या है? थिम्बल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वाहनों की बॉडी को सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? सोल्डरिंग विथ फ्लेम। कौन सी विधि? सोल्डरिंग विथ फ्लेम, जिसे हम लोग ब्रेजिंग भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? गूथे हुए चालक कहते हैं डीसी कंडक्टर को। एसी कंडक्टर जैसे देखिए डीसी कंडक्टर आपको मिलता है 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, इस तरह से, मतलब 2.5 mm, 1.5 mm, इस तरह से आप खरीद के लाते हो मार्केट से। और एसी केबल कैसे मिलता है? 320, 722, जो अभी हम लोगों ने देखा था, इस तरह से एसी केबल मिलता है। ठीक है, और ये डीसी केबल, इसी तरह के केबल हमें मार्केट में मिलते हैं। तो फ्लेक्सिबल वायर कहने का मतलब है वो डीसी वायर की बात कर रहा है। किस वायर की बात कर रहा है? ये डीसी वायर की बात कर रहा है। तो गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या? तो जाहिर सी बात है, एसी वायर से ज्यादा लचीला कौन होता है? डीसी वायर। एसी वायर के अपेक्षा में ज्यादा लचीला होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अगला सवाल 42 नंबर कह रहा कि 16 एम्पियर की धारा क्षमता क्या होगी यदि इसकी अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा, मतलब अधिक धारा सुरक्षा। तो यहाँ पे कौन पूछ रहा है? कोर्स एक्सिस, तो इसको किससे गुना करेंगे? 16 एम्पियर इंटू 0.81, इसी से गुना करेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा? 12.96, मतलब अप्रोक्स 13। ठीक है, तो देखिए कोरस एक्सिस पूछा था, तो हमने 0.81 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। जो मैंने पहले सवाल भी एकदम सेम टू सेम था, वहां पे 32 एम्पियर था, यहाँ पे 16 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले सवाल क्या आता है। कह रहा है कि बिजली की मात्रा की इकाई क्या होता है? तो Q बराबर क्या होता है भैया? आई टी। आई क्या है? धारा। टी क्या है? समय। ठीक है, तो बिजली की मात्रा की इकाई क्या है? तो धारा, समय। तो यहाँ पे कुलाम दिया हुआ है, तो क्या होगा? कुलाम। बिजली मात्रा की इकाई क्या है? कुलाम है। बोल रहा है कि सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? तो ये, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया? एक मिनट, हाँ। सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? तो ये क्या है? ये क्या है? सोल्डरिंग आयरन है। ये मुझे किसी एंगल से सोल्डरिंग गन दिख नहीं रहा है। ये कौन सा विधि है? सोल्डरिंग आयरन है, ना कि सोल्डरिंग गन है। क्योंकि ये सोल्डरिंग गन ही है, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग गन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला सवाल, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ईएमएफ बराबर होता है विभवांतर प्लस वोल्टेज पात। कहने का मतलब है कि टोटल जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ और जो हमें विभवांतर वोल्टेज प्राप्त हुआ, वो टोटल ईएमएफ के बराबर होगा। तो ईएमएफ बराबर क्या होता है? विभवांतर प्लस वोल्टेज पात। चलिए अगला सवाल चलते हैं। करा केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या होगी? ये देखिए यहाँ पे क्लोज एक्सिस बोल रहा है। इसके जो 42 नंबर में पूछा गया था कोर्स एक्सिस, मैंने बोला था कोर्स एक्सिस के लिए 0.81 से गुना करते हैं, और क्लोज एक्सिस के लिए कितना से करते हैं? 1.23। ये आपका सबसे पहला सवाल में मैंने इस चीज को बताया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि ठोस चालक गुथे हुए चालक की तुलना में क्या होंगे? जाहिर सी बात है, ठोस चालक गुथे हुए चालक की तुलना में क्या होगे? कम लचीला होगा। इससे पहले पूछा था कि गुथे चालक ठोस चालक की अपेक्षा में क्या होगा? तो अधिक लचीला हुआ था। डीसी वायर मैंने बताया कि अधिक लचीले होते हैं, और एसी वायर थोड़े कम लचीले होते हैं, क्योंकि उसके जो कंडक्टर्स होते हैं वो काफी मोटे मोटे होते हैं। ये सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? तो डीप सोल्डरिंग तो नहीं है, सोल्डरिंग विद ब्लो लैम्प नहीं, ब्लो लैम्प के साथ भी सोल्डरिंग नहीं कर रहे हैं, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग, कहीं भी यहाँ पे तापमान नियंत्रण करने का कुछ दिख नहीं रहा हमें, तो हमारे समझ से ये ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। मगर निम्मी ने इसे डी को सही माना है, मगर ये सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डरिंग दोष का क्या मतलब है? कह रहा है कि अगर सोल्डरिंग में ठीक से मतलब सोल्डर पिघल नहीं पा रहा है, तो उसे कौन सा दोष बोलते हैं? ठंडे सोल्डरिंग दोष। तो अगर सोल्डर ठीक से नहीं पिघल रहा, तो इसका क्या? इनसफिशियंट हीट। अगर कम हीट मिलेगी तो क्या होगी? सोल्डर ठीक से पिघलेगी नहीं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्या होता यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए? पहली बात, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं पैरेलल में। ठीक है, आमीटर को जोड़ते हैं सीरीज में। ठीक है, अगर बोल रहा है कि यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह, वोल्ट मीटर को अगर सीरीज में जोड़ दे, अमीटर को कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में। और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल में। अगर अमीटर को
वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए, मतलब वोल्ट मीटर को अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो वो क्या दिखाएगा, लो रीडिंग दिखाएगा। कैसा रीडिंग दिखाएगा, रीडिंग को कम दिखाएगा। मगर अगर आदर्श ट्रांसमीटर की बात करता, आइडियल वोल्ट मीटर मतलब आदर्श वोल्ट मीटर की बात अगर करें तो वो कोई विचलन नहीं दिखाएगा। आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तो उसमें कोई भी विचलन मतलब कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हमें दिखेगी। 51 अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। अतिरिक्त धारा, मैंने इसके सवाल को पहले भी कहा, रीवायरेबल फ्यूज, जहां पे अतिरिक्त धारा सुरक्षा की जरूरत पड़ती है वहां कौन से फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, रीवायरेबल फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। 52 नंबर सवाल कह रहा है विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग किया जाता है। तो बेयर कंडक्टर मतलब नंगा तार, जो हमारा जैसे जो 440 है, 11,000 है, ये सब में क्या होता है, नंगे तार होते हैं, उस पर कोई भी इंसुलेशन नहीं डाले जाते हैं। तो विस्तार लाइनों में, ट्रांसमिट लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो बेयर कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्त, आज हमारा ये मॉड्यूल 3 वायर ज्वाइंट एंड सोल्डरिंग अंडरग्राउंड केबल का ये चैप्टर मेरा यहाँ खत्म होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।